ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आ जाइए, देन आज की अपनी हम क्लास को शुरू करते हैं। जो कि दोस्तों मैं आपको क्या करवा रहा था, तो मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए क्या प्रिपरेशन करवाते हुए चल रहा था, तो मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैंने काफी बार बोल रखा है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी ऐसा एग्जाम क्रैक करना है जो कि सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, तो डायरेक्टली आप एक ही बुक को फॉलो करो, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको दोस्तों बोला था कि हम क्लास 3rd, 4th एंड 5th की ईवीएस को पहले हम फिनिश करेंगे, जो कि दोस्तों आपने देख लिया होगा। लास्ट से लास्ट लेक्चर में हम पूरी तरीके से इसको फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। देन मैंने आपको बोला था इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो क्लास करेंगे 6th एंड 7th, जो कि आपकी ईवीएस तो नहीं होती, लेकिन इसी के अंतर्गत होती है आपकी साइंस एंड जियोग्राफी। आप सही बच्चों को पता होगा, ये दोनों से आपके एग्जाम में बिल्कुल न्यू पैटर्न के अनुसार नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो मैंने आपको बोला था हम अगली क्लास में, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने ये शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आए थे कि 9 या 10 टॉपिक होंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा का पूरा 6-7 कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप पेपर 1 ईवीएस की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 एसएसटी एंड साइंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। ओके, अगर वो बच्चे तैयार कर रहे हो तो यहां से उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले दोस्तों वो करने वाले हमारा देश भारत। आप सही बच्चों को पता होगा कि यहां से रिलेटेड बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं यहां से, लेकिन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए और लेट ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सभी के सही बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक हमारा देश भारत। तो देखो दोस्तों, टॉपिक के नाम से ही पता चलता है आपको किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम, हमारे देश के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में, हमारे भारत के बारे में। भारत के बारे में जो मोटी मोटी जानकारियां हैं, कई बच्चे जो है उसको लेकर क्या है दुविधा में फंसे हुए हैं, उन्हीं चीज को आज हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपके एग्जाम में आंसर की गलत हो जाती है तो डायरेक्टली ये चीज उनको शो कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही सारा कुछ मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं पढ़ाता हूं मैं यहाँ पर आपको। चलिए, तो फिर और देरी ना करते हुए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे भारत की किस चीज के बारे में, भौगोलिक विस्तार के बारे में। जोग्राफिकल जो हमारा बटा हुआ है, स्प्रेड हमारा भारत कहां कहां तक क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भौगोलिक विस्तार की बात करी जाए दोस्तों, तो आप सही बच्चों को पता है कि क्या है एक भारत, बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। क्या है, बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो पूरा का पूरा जो लाइट ऑरेंज देखने को मिल रहा है या फिर स्किन कलर देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा भारत है, जिसमें बहुत सारे समुद्री सीमाएं भी हैं, बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश भी हैं, और बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बोल सकते हो आप उसको। तो देखा जाए तो भारत का भौगोलिक विस्तार जो है वो बहुत ही ज्यादा है। किलोमीटर में कितना है वो मैं भी बताऊंगा आपको, चाहे लेफ्ट टू राइट हो या बॉटम टू टॉप हो, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लेनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करी जाए दोस्तों भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर यानी कि इस तरफ में, यहां पर बात करी जाए ये पूरा का पूरा, तो ये भारत का क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है। तो बात करी जाए भारत के उत्तर में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ये जो पूरी की पूरी जो मैंने रेंज बताई है आपको, ये पूरी की पूरी रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज क्या है, हिमालय की रेंज। क्या है, ये पूरी की पूरी हमारी हिमालय की रेंज है। तो बात करी जाए भारत के उत्तर में क्या है, तो भाई ऊंचे ऊंचे हिमालय के शिखरों से घिरा हुआ है। किससे, ऊंचे ऊंचे, काफी ऊंचे ऊंचे क्या है यहाँ पर, माउंटेन्स है, और वो भी किसके, हिमालय रेंज के, किसके, हिमालय रेंज के। ओके, वहीं पर ही बात करी जाए दोस्तों पश्चिम की। अब कई बच्चे कहेंगे सर जो हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है या फिर दक्षिणी क्षेत्र है या फिर उत्तरी क्षेत्र है, इनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चाहे कोई भी आपका क्षेत्र हो, चाहे वो आपका ऊपर वाला हो, बीच वाला हो या नीचे वाला हो, उन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अभी बस ये समझ लीजिए कि भौगोलिक विस्तार में भारत में क्या क्या देखने को मिलता है। तो उत्तरी क्षेत्र में देखा जाए तो भाई ये मैं मानकर चल रहा हूं, आप बिल्कुल फ्रेश बच्चे हो यहाँ पर,
हम सभी बच्चों को ऐसे जीरो से लेकर चलेंगे। कई बच्चों को जानकारी होगी तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखिएगा अपने अंतर्गत, हम नई नई चीजें भी सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भारत के उत्तर की ओर क्या है, तो भारत के उत्तर देखा जाए तो दोस्तों हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर है, ठीक। वहीं पर ही दोस्तों पश्चिम की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, पश्चिम यानी कि वेस्ट की बात करी जाए, इस तरफ की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है, तो भाई यहाँ पर देखने को मिलता है अरब सागर, जिसे आप अरेबियन सी भी कहते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा भाग जो है भारत का पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में क्या देखने को मिलता है भारत में, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी देखने को मिलता है। वहीं पर ही बात करी जाए ईस्ट यानी कि पूरब की, यानी कि इस तरफ की, तो इस तरफ क्या देखने को मिलता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो आपके एग्जाम में कई बार देख चुके हो ना आप कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से घाट पड़ते हैं या कौन कौन से आपके राज्य पड़ते हैं, या फिर अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य पड़ते हैं या कौन कौन से आपके घाट पड़ते हैं, वो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। आपको सभी बच्चों को पता है टोटल मिलाकर 9 समुद्री सीमाएं से राज्य टच करते हैं, 5 एक तरफ 4 एक तरफ, ठीक है। उनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां से क्या पता चला, पश्चिम की तरफ अरब सागर देखने को मिलता है और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। बचा अपना नीचे वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा, तो दक्षिण वाले हिस्से में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हिंद महासागर, सागरों का सागर महासागर, यानी कि हिंद महासागर। ध्यान रखिएगा यहां पर दक्षिण की ओर देखने को मिलते हैं और छोटे छोटे हमारे यहाँ पर द्वीप जो कि राज्य हमारे खुद के वो भी है, चाहे वो आपका लक्षद्वीप कह लो, चाहे वो आपका अंडमान या फिर निकोबार कह लो। ये क्या है, भारत के अपने खुद के द्वीप है, खुद के अपने राज्य है, यूटी जिसे हम कहते हैं, यूनियन टेरिटरी हम कहते हैं। टोटल राज्य कितने हैं, टोटल यूटी कितने हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मोटी मोटी जानकारी कि भारत के उत्तरी में क्या है, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर है। पश्चिम की बात करी जाए तो अरब सागर है, पूर्व की बात करी जाए तो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की बात करी जाए तो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। यहीं से हमारे छोटे छोटे द्वीप भी है जो हमारे यूटी है, जो कि समुद्र की अंतर्गत देखने को छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी केवल छोटी सी जानकारी, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी, ताकि आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आपको पता चले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। क्या है, भारत के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो कुल मिलाकर जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.8 यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मीटर नहीं है, फिट नहीं है, यार्ड नहीं है, किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। भारत की क्षेत्रफल की बात करी जाए कि भारत हमारा पूरा का पूरा कितना है, जो दिख रहे हो स्किन कलर में, पूरा का पूरा भारत है। तो पूछा जाए कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा ये है 32.8। ओके, अब यहां से पूछ लिया जाएगा कि भारत जो है ईस्ट टू वेस्ट कितना है या फिर नॉर्थ टू साउथ कितना है। कहने का मतलब है अगर मेरी आप चेस्ट नापोगे तो कितनी चौड़ाई है मेरे चेस्ट की, अगर मेरी हाइट नापोगे तो कितनी मेरी हाइट है। तो इसी हिसाब से भारत की चेस्ट कितनी है और भारत की हाइट कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा हाई लेवल एनसीईआरटी की ओर जाओगे तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपको पता होगा क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया उत्तर में क्या है, तो उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंचे ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर देखने को मिलता है लद्दाख। क्या देखने को मिलता है, लद्दाख। आप सभी बच्चों को पता होगा ये वाला जो है ये पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन है, ले एंड लद्दाख का रीजन है ये। और ये छोटा सा क्या बच चुका है अब, ये JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो ये क्या है, लद्दाख वाला एरिया है। तो ले और लद्दाख से लेकर दक्षिण में कहां तक, कन्याकुमारी तक, यानी कि नीचे की तरफ जो तमिलनाडु है यहाँ पर कन्याकुमारी पड़ता है। तो यहां तक जो पूरी की पूरी इसकी हाइट नापी जाए, पूरी की पूरी अगर इसकी हाइट नापा जाए तो इसका विस्तार जो है वो लगभग लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है, 3200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने बुक में तो कुछ और पढ़ा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हाइट कुछ और देखने को मिलेगी, ठीक है। वो हाइट क्या देखने को मिलेगी, तो 3200 की जगह क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको 3214 किलोमीटर। कितना, 321 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये चित्र देखो आप तो ये चित्र आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ये चित्र जो है एनसीईआरटी बुक का ही है, लेकिन 10th 11th क्लास का मैंने ये बुक का चित्र लिया है। क्यों लिया, एक चीज आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक नापा गया है, तो ये नापा गया 3214 किलोमीटर, 3214, ठीक है।
तो ये फिक्स आपका अमाउंट है, इतना आपका किलोमीटर देखने को मिलता है। लेकिन 6 क्लास के बच्चे जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, उन बच्चों को एज ए पूरा फिक्स अमाउंट ना देकर अप्रोक्सीमेटली अमाउंट दे दिया जाता है, तो वो होता है 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट दे दिया जाता है, उनको एक फिगर दे दिया जाता है। तो अगर आपका फिक्स बात करी जाए तो 3214 किलोमीटर हमारी भारत की हाइट है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर आपकी एनसीईआरटी 6 क्लास की बात करी जाए तो 3200 किलोमीटर याद करो। ठीक, अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर आपके पेपर में ये दोनों के दोनों पॉइंट आ गए तो हम क्या करें? दोस्तों पहली बात सॉरी पहली बात, ये दोनों के दोनों अमाउंट एक साथ नहीं आएंगे, या तो 3200 आएगा या 3214 आएगा। इन दोनों के एक साथ कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दे रखी है 8900 दे रखी है ना, आप सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन एक्चुअली में है कितना? तो 50 मीटर थोड़ा सा कम है, पॉइंट में समथिंग कुछ आता है, 8848 करके कुछ आता है। लेकिन वहां पर आपका 8900 अप्रोक्सीमेटली अमाउंट दे रखा है, तो वो आपका कभी टकराया है? नहीं, कभी नहीं टकराएगा, 8900 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब के आपका जब भी पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में तो आपका 3200 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, 3214 किलोमीटर नहीं देखने को मिलेगा, तो इसकी टेंशन ना लो आप सभी बच्चे। ठीक है, अगर देखने को मिला तो या तो ये देखने को मिलेगा या ये देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, सभी बच्चे समझ गए? तो भारत की हाइट कितनी हो गई? तो भारत की हाइट होगी 3200 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं पूरब से, कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। आप सभी बच्चों को पता है पूर्व में ये जो भाग है ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? अरुणाचल प्रदेश का भाग है। और पश्चिम में बात करी जाए तो कच्छ का। आप सभी बच्चों को पता है कच्छ क्या है? तो गुजरात का इलाका है, एक ऐसा इलाका है जहां पर क्या है? वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधे पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो कच्छ तक लेकर जाए, ठीक है, तो यहां तक की जो बात करी जाए, इसकी वाइड की बात करी जाए, हाथ फैला लो आप अपने, तो ऐसे चौड़ाई की बात करी जाए भारत की, तो दोस्तों वो है आपका 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। अब इसमें भी विवाद वही वाला विवाद है, 10th 11th पढ़ोगे तो दूसरा फिगर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये बस अप्रोक्सीमेटली अमाउंट दे रखा होता है। वैसे होता कितना है? तो 2933 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवाद देखने को मिलेगा 10th 11th की बुक में और 6th 7th की बुक में। 6th 7th में आपका बेस तैयार किया जाता है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली अमाउंट दिया जाता है, आपका फिगर पूरा कंफर्म दिया जाता है राउंड फिगर में। ठीक, तो इसलिए इसका जो चौड़ाई दी गई है वो 2900 किलोमीटर दी गई है, 33 किलोमीटर जो है वो हटा दी गई है। टेंशन ना लो, बाकी जब आपका पेपर में पूछा जाएगा तो फिक्स अमाउंट के साथ ही पूछा जाएगा, जैसे कि आपका 3200, 3300, 2900, 4400 ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहां से क्या पता चला दोस्तों? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की हाइट नापी जाए भारत की, तो वैसे तो टोटल जो फिक्स अमाउंट आता है वो 3214 आता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3200 दे रखा है। और वहीं पर ही बात करें जाए अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ वाले इलाके तक, वैसे जो आता है वो 2933 किलोमीटर आता है, लेकिन आपके बुक में 2900 दे रखा है, तो आपके एग्जाम में ऑप्शन भी इसी हिसाब से बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी कि भारत की लंबाई क्या है और ऊंचाई क्या है या चौड़ाई कितनी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2011, आप सभी बच्चों को पता है जनगणना जो होती है वो 10 साल में एक बार होती है, तो 2011 के हिसाब से देखा जाए जो भारत की आबादी है वो 120 करोड़ आकी गई थी। क्या आकी गई थी? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, यानी कि 120 करोड़ नापी गई थी। और कहा गया था कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन सा है? तो चाइना यानी कि चीन है, लेकिन चीन की जो जनसंख्या है वो बड़ी पैमाने पर घट रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बुजुर्ग है उनकी संख्या ज्यादा है और भारत में जवान यानी कि युवाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से जो भारत की आबादी नापी गई थी वो 120 करोड़ के अधिक नापी गई थी। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी थी आपकी जनगणना से रिलेटेड, आपकी भारत की आबादी से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लोकेशनल सेटिंग की, यानी कि जो हमारे भारत की स्थिति है वो कितने डिग्री कितने मिनट से लेकर कितने डिग्री कितने मिनट तक है। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको पता होना चाहिए, बाकी ज्योग्राफी आप पढ़ते तो उसमें ज्यादा डिटेल में आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों भारत। भारत पूछा जाए पहली बात कि भारत कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कई बच्चे कहेंगे यार उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, हल्का सा मैं फिगर बनाता हूं, आप समझ जाओ। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये क्या हमारी पृथ्वी है।
अब पृथ्वी में भी आपको बताओ पता होगा बच्चों या दोस्तों, ऐसे बांटोगे आप, ये पृथ्वी को बांटोगे 4 हिस्सों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। आप ऐसे बांटोगे पृथ्वी को, ठीक है। अब भारत की बात करी जाए दोस्तों, इसमें भारत कहां पर है, तो इसमें भारत जो है दोस्तों वो यहां पर है, देखो यहां पर, ये है भारत। ये जो मैंने नीला नीला बनाया है ये है भारत। नीचे वाली जो लाइन है वो टच भी नहीं करती है भारत को, ठीक है। ये है हमारा भारत। अब आप खुद नाप के देखो भारत कहां पर स्थित आ रहा है। अधिकतर जो भाग है इसका नॉर्थ वाले भाग में आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉर्थ। अब कई बच्चे कहेंगे सर ईस्ट में भी तो आ रहा है। दोस्तों जब आप चौड़ाई नापोगे ना, जब ईस्ट में आएगा, क्या है, जब आप चौड़ाई नापोगे तब आपका ईस्ट में आएगा, और जब आप उत्तरी पे नापोगे मतलब ऊंचाई में नापोगे तो भारत नॉर्थ में आएगा। कहां आएगा, नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, नॉर्थ में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आखिर है क्यों है। बीचों बीच से जो आर्टिफिशियल लाइन खींची गई है पृथ्वी के ऊपर, उसके अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है हमारा भारत, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों एक रेखा कहलाती है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। इंग्लिश वाले बच्चे, नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। कितने गुजरती है, बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री के आसपास, कहां पर, 23.5 डिग्री के आसपास उत्तरी होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है मैप पर दिखाता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, पहले जो मैंने आपको भारत बताया, ये जो आपका जीरो वाली लाइन है वो नीचे की तरफ आ गई, भारत थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है अभी मैं वो भी बताऊंगा। ये लाइन जो है इस लाइन पर टच नहीं करती है भारत, ठीक है, ऊपर है इससे। ये जीरो लाइन है, ये भी जीरो लाइन है, ये हाइट की है, ये वाइट की है, ठीक है। तो जीरो लाइन टच नहीं करती है भारत, बहुत इधर है और बहुत उधर है, दोनों बताऊंगा कितना ऊपर नीचे है। लेकिन इसके बीचों बीच से, भारत के यहां से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितने डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर की होकर गुजरती है। तो पूछा जाएगा कि भारत की कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और कितने राज्य से होकर गुजरती है, जो कि अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से, देखिए नजर डालिए। देखिए दोस्तों ये है लाइन, दिख रही होगी उम्मीद करता हूं। चलिए नहीं दिख रही कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से दिखाएंगे। नहीं दिख रही तो ये लीजिए, अब दिखेगा। अब दिख रही होगी व्हाइट लाइन, तो आई थिंक अब दिख रही होगी। हाँ जी व्हाइट लाइन दिख रही है। नहीं दिख रही तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। लीजिए यार, आप तो दिखेगी दिखेगी। ओके, हाईलाइटर चलेगा नहीं व्हाइट वाला, ठीक। व्हाइट नहीं चलेगा तो कोई और तो चलेगा, जैसे कि येलो। चलिए अब तो उम्मीद करता हूँ पूरे बच्चों को दिख रही होगी। हाँ जी अब सही बच्चों को दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये जो रेखा है इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच 23.5 डिग्री से होकर निकलती है, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला भारत जो है यहाँ पर टच हो रहा है, ये देखो ये लाइन, और वहीं पर ही जाओगे तो यहाँ से भी एक लाइन टच होगी भारत के, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी एक लाइन टच होगी, और यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी एक लाइन टच होगी। तो भारत इन सभी चारों लाइनों के बीच में है। इन्हीं के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं रेखा के बारे में आपको बात करनी है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर। तो आपको एक सीरीज में इस तरफ से याद कर लो या उस तरफ से याद कर लो, वैसे इस तरफ से याद करते हो तो आसानी होती है, ठीक है। तो इस तरफ से हम गिनते हुए चलते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली जो रेखा है यहां से, तो पहली रेखा जो आती है वो आती है गुजरात। पहली रेखा जो होती है कच्छ से देख सकते हो निकल रही है, तो गुजरात के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है ये, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाती है, बीचों बीच से तो नहीं बोल सकते। तो पहला जो राज्य टच करता है वो गुजरात राज्य। तो कर्क रेखा कहां से निकल रही है, गुजरात से।
दूसरा हल्का सा टच करता है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये देखो ये है नीचे तक राजस्थान, बिल्कुल हल्का सा टच करता है राजस्थान को। तो कर्क रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है, राजस्थान बच्चे छोड़ देते हैं इसी चक्कर में, हल्की सी गुजरती है। तीसरी गुजरती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के तो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है ये। चौथी गुजरती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, कहां से? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से ऊपर वाले टॉप वाले इलाके से हल्के से टच होकर निकलती है छत्तीसगढ़ से। पांचवा निकलता है झारखंड से, हाँ जी दोस्तों झारखंड से भी होकर ये निकलती है, बिहार से होकर नहीं निकलती, झारखंड के होकर निकलती है। तो पांचवा निकलता है कहां से? झारखंड से होकर। छठा निकलता है पश्चिम बंगाल से होकर, कहां से? पश्चिम बंगाल से होकर। ध्यान रखिएगा छठा जो राज्य है पश्चिम बंगाल से लेकर। तो ये 6 राज्य आपको इजिली याद होंगे। गुजरात हो गया, ऊपर हल्का सा जो टच होता है वो थोड़ा सा टच होता है राजस्थान का। फिर मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हो गया, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, झारखंड से हो गया, और कैलकाटा यानी कि वेस्ट बंगाल से हो गया। तो ये 6 राज्य हो गए जहां से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और 2 राज्य ऐसे हैं जो ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। कौन से राज्य हैं ईस्ट की तरफ? तो दोस्तों पहला तो यहाँ पर बिल्कुल ये छोटा सा, ये देख रहे हो ये वाला, ये वाला, ये छोटा सा क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से होकर निकलता है। और दूसरा आपका यहां से ये वाला, ये इसके भी बीच से निकलता है। तो ये हो गया मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे करके हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर निकलता है। दोबारा मेरे साथ बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर निकलता है। यही क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, क्या बोला मैंने आपका? मैंने बोला कि यहीं पर ही होगा, बिल्कुल ये रहा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या बोला मैंने आपका? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की बात करी जाए तो साउथ का है दक्षिण वाला भाग, और वहीं पर नॉर्थ का है उत्तर वाला भाग। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, फॉर साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बात करी जाए तो भारत का जो विस्तार है, जो लैंड ऑफ इंडिया है, जो बटा हुआ है, किसके बीच में, बिटवीन किसके बीच में स्थित है? तो वो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आप इसे 8 डिग्री बोल रहे हो और इसे 4 मिनट बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तब आपको वहां पर जो डिग्री बटे होते हैं ना, वो 1 डिग्री कितने मिनट के हिसाब से चलता है वो आपको समझाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ज्योग्राफिकल क्लास यहां पर नहीं लूंगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा टॉपिक है, समय निकालने के लिए ऊपर निकाल होता है वो। ठीक है, उसको ज्योग्राफी कभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। अभी बस आप इतना समझिए कि 8 डिग्री और उसके साथ में जो भी लिखा होगा उसको मिनट में दर्शाते हैं, तो 4 मिनट कहते हैं इसको। तो 8 डिग्री 4 मिनट की बात करी जाए तो मैंने दोस्तों नीचे आपको एक फिगर बताया था, ये देखो ये वाला फिगर याद है आप सही बच्चों को? मैंने आपको बोला था जो नीचे वाला लाइन है ये 0 डिग्री होता है। कितनी होती है? 0 डिग्री। इसको भारत टच नहीं करता, भारत इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो उसी हिसाब से देखा जाए जो भारत आता है वो आता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट पर, यानी कि जो टच करेगी लाइन वो कितनी होगी? तो वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन होगी। अब ये लाइन कौन सी होगी? तो ये नॉर्थ की लाइन होगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर साउथ में है तो ये नॉर्थ वाली लाइन क्यों कह रहे हो आप? अब ये तो साउथ वाला भाग है भारत का, तो आप नॉर्थ लाइन क्यों कह रहे हो उसे? तो आप वापस फिगर पे आइए दोस्तों, साउथ जो है वो इस तरफ है, इसके नीचे लाइन के नीचे जो आएगा वो साउथ वाला भाग होगा। हम लाइन के ऊपर ही है, अभी बीच में पृथ्वी को बांटा है ना, इसलिए हम लाइन के ऊपर ही है, तो नॉर्थ वाला भाग ये पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये पूरा का पूरा ये नॉर्थ है, इसलिए हम भारत इसके ऊपर ही है, इसलिए हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहते हैं। क्योंकि अभी जो नीचे 0 डिग्री है ना वो नीचे है, हम उससे 8 डिग्री ऊपर है, बोल सकते हो 8 सीढ़ियां मुझसे ऊपर है, इसलिए हम इसे अभी भी नॉर्थ कह रहे हैं। क्योंकि भारत जो है पूरा का पूरा नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर जो दक्षिणी वाला भाग है, जो तमिलनाडु वाला भाग है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के ऊपर स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर जो भारत है ऊपर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट,
यहां से जो लाइन गुजरती है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की होकर गुजरती है। कितनी? वो तो ऊपर वाला भाग तो नॉर्थ का ही है, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो तो समझ ही गए। ये नॉर्थ क्यों है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, भारत जो शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से नीचे वाला भाग शुरू होता है और ऊपर तक जो जाता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर शुरू तो यहां से होगा, नहीं दोस्तों, गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, ना कि 40 से, ठीक है। तो गिनती हमारी 8 से शुरू होगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो इस बीच के बीचों बीच भारत हमारा स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलें तो ये तो होगी बच्चों भारत की बात, हाइट की। अब बात करी जाए दोस्तों ऊंचाई मतलब चौड़ाई की, भारत जो चौड़ाई में है वो कहां है। तो देखो दोस्तों, वेस्ट वाले भाग में तो है नहीं, ये पूरा का पूरा वेस्ट है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा ईस्ट वाला भाग है। तो भारत कहां होगा? ईस्ट वाले भाग की तरफ होगा। कहां होगा? ईस्ट वाले भाग की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां से बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। क्या बोला मैंने आपका? यहां मैंने बात करी कि वेस्ट टू ईस्ट। क्या बोला? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। भारत जो है वो कितने बीच में है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ है। कैसे? तो दोस्तों ये वाला जो मैंने कच्छ वाला भाग बताया था ना आपको गुजरात का, सभी बच्चों को याद होगा। ये वाला जो भाग है ये है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पर। कितने पर? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 68 डिग्री 7 मिनट पर इधर ही क्यों है, उधर क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था ये है 0 डिग्री, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करेगा ना, तो भारत थोड़ा सा इधर है। कितना इधर है? तो 68 डिग्री इधर है। जैसे यहां से 0 से 8 डिग्री ऊपर था ना, वैसे 0 से 68 डिग्री अंदर की तरफ है भारत, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट हमारा ईस्ट वाला भाग है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसे ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये जो है लाइन, ये वाली ये इसके इधर वेस्ट है, इसके उधर तो ईस्ट ही है, तो इसके इधर 68 डिग्री है। क्या है? 68 डिग्री है। पूरे के पूरे पृथ्वी की बात करी जाए तो ईस्ट वाला भाग है, केवल भारत की बात करी जाए तो ये वेस्ट वाला भाग है, ठीक है। समझ में आए? तो ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे क्या है? पूरे के पूरे पृथ्वी की बात करी जाए तो ये ईस्ट वाला भाग है, भारत की बात करी जाए तो ये वेस्ट वाला भाग है। तो इसलिए कहा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ हमारा भारत क्या है? लोकेटेड है। तो अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा भारत जो है पूर्व से पश्चिम, वैसे पूर्व से पश्चिम तो नहीं होता, पूछा जाएगा कौन से गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। कहां पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमारा भारत स्थित है। बात करी जाए कहां से कहां तक है, तो अभी मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और बात करी जाए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये पूरा का पूरा भारत लोकेटेड है। आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा ना, जो नेवी वगैरह शिप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर टाइम एक्यूरेट बताने के लिए, सर टाइम बहुत एक्यूरेट पता चलता है। टाइम कहने का मतलब है जो व्यक्ति है वो कहां पर है। मान लो कोई व्यक्ति अरब सागर में यहां पर है, तो अरब सागर में वो क्या बोलेगा? अरब सागर में वो बोलेगा कि मैं अरब सागर के समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच हूं। अब भाई अरब सागर का समुद्र का बीचों बीच ढूंढोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर ही बता देगा कि मैं अभी जो हूं वो 77 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से आपका 67 डिग्री 25 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे हूं। तो देखो दोस्तों, यहां से बोला 67, तो 67 देखो यहाँ 77 बोला, तो 77 देखो यहां से आपका इस तरफ आएगा लगभग लगभग, और आपका बोलेगा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री थोड़ा सा मतलब यहां पर, तो इस जगह ना ढूंढकर आप इस जगह ढूंढोगे, तो स्थिति का ज्यादा बेटर पता चलता है इसमें, ठीक है। तो अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। डिस्टेंस देखने को मिलता है, जगह ढूंढने में मदद मिलती है इससे, नेवी वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। सही बच्चे समझ गए? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस चीज के बारे में। आगे चलते, आगे चलें तो भाई हम बात कर लेते हैं अपने नेबर्स के बारे में, पड़ोसियों के बारे में। पड़ोसियों की जानकारी बहुत रखनी चाहिए, आप लोगों को पता है ना, नहीं तो कलेश मचा देते हैं पड़ोसी, ठीक है। चलिए पड़ोसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 7 देशों की स्थलीय जो सीमाएं हैं वो हमारे भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। कितने? 7 देशों की, ध्यान रखिएगा
7 देशों की स्थलीय सीमाएं, जो जमीनी सीमाएं हैं, वो हमारे भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बात करें तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप जो है वो श्रीलंका और मालदीव। ध्यान रखिएगा, दक्षिण में, नीचे की ओर भारत की दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में 2 द्वीप ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी क्या है, देश है, लेकिन वो द्वीप है, जो कि है एक मालदीव और एक है श्रीलंका। ठीक है, ये भी क्या हमारे पड़ोसी है। और जो पाक जल संधि है, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पाक जल संधि है पाकिस्तान के साथ है, नहीं दोस्तों, ये जो पाक जल संधि है हमारी, वो श्रीलंका के साथ है। ऐसी जल संधि जो 2 देशों को आपस में बांटती है और उसको जोड़ने में भी मदद करती है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर समझिए, ये है। बात करी जाए पहले 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं, वो भारत के साथ लगती है। कौन कौन से पड़ोसियों से इस्तेमाल करते हैं? जो हमारा सबसे फेवरेट पड़ोसी है पाकिस्तान। आए ना आए दिन हमारे यहाँ इनकी मुलाकात होती रहती है। तो पाकिस्तान जो हमारा पहला पड़ोसी है। ठीक, दूसरी बात करी जाए अफगानिस्तान। अब कई बच्चे कहें सर अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल दोस्तों, अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। थोड़ी सी जो इसकी सीमा है वो हमारे जम्मू कश्मीर से लगती है। अब तो लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर तो हट ही गया, तो लद्दाख से लगती है। तो थोड़ी सी सीमाएं लगती है, इसलिए थोड़ी सी लगे या ज्यादा लगे, पड़ोसी तो पड़ोसी ही कहलाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इधर आके आइए, बहुत ही चाचा ममेरा इनका रिश्ता है इंडिया पाकिस्तान और चीन वालों का। तो तीसरा हमारा पड़ोसी है चीन। क्या है? पड़ोसी हमारा। और कुछ समय बाद तिब्बत भी हमारा पड़ोसी कहलाएगा, क्योंकि चीन ने अभी कब्जा कर रखा है, इसलिए हम इसको पड़ोसी ना मानकर चीन का हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन चीन अलग एक देश था, बस इस पर कब्जा कर लिया है चीन वालों ने। ठीक है, जल्दी हमारा ये पड़ोसी कहलाएगा। तो तीसरा हो गया। चौथे की बात करी जाए तो नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं करा। ये इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो नेपाल जो है ये क्या है? चौथा हमारा पड़ोसी देश है। अगला भूटान। भूटान क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। वहीं पर ही छठा, जिसको हमारे द्वारा बनाया गया था, जिसको कभी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा छठा पड़ोसी देश है। और अगला है बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, सातवां। तो ये 7 ऐसे जमीनी वाले, स्थल वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं स्थलीय सीमा के अंतर्गत। समुद्री सीमाओं के अंतर्गत भी हमारे पड़ोसी हैं, जैसे कि अभी अभी हमने बात करी मालदीव, ये भी एक हमारा पड़ोसी है, और एक है श्रीलंका, ये भी हमारा पड़ोसी है। तो दोनों के दोनों क्या हमारे पड़ोसी है। तो ये सारे के सारे क्या हुए? भारत के अपने पड़ोसी हुए। और ये जो जल संधि है, जो कि दोनों को बांटता भी और आपस में जोड़ता भी है, इसी को ही पाक जल संधि कहा जाता है। तो अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। पाक के नाम से पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, पाक मतलब जो श्रीलंका और भारत के बीच के अंतर्गत देखने को मिलते जल संधि। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलें तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, जो पॉलिटिकल है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे यहाँ पर डिवीजन है, उसके अंतर्गत क्या विभाजन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की बात करी जाए तो बहुत ही अपने आप में विशाल देश है, जिसके अंतर्गत राज्यों की बात करी जाए तो 28 राज्य स्थित है। बात पहले कभी हुआ करते थे 22, फिर 25 हुए, 27 हुए, 29 हुए, फिर 28 हुए। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल में याद रखिए कुल मिलाकर भारत के 28 राज्य हैं। 28 राज्य में आपको यहां तो नहीं गिनवा पाऊंगा, अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन 8 यूटी है। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, अब 8 हो गए हैं। तो कई बच्चे अभी भी 9 ध्यान रखते हैं, कई बच्चे अभी भी 7 ध्यान रखते हैं। तो 8 कुल मिलाकर हमारी टोटल क्या है? यूटी है। और यूटी जरूर गिनवा दूंगा मैं आपको, बाकी राज्य आपकी जिम्मेदारी है, मैप लेकर खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे इसमें बटा गया है, और जिसकी राजधानी जो कहलाती है, पहले कभी कलकत्ता थी, लेकिन आज के समय पर दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या है? आज के समय पर दिल्ली भारत की राजधानी है। और राज्यों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः किसके आधार पर होता है? भाषाओं के आधार पर हुआ है। हमारे यहाँ जो भारत है उस पर जो राज्यों का बंटवारा हुआ है, दिन पर दिन देखने को मिलता है अलग अलग राज्य, वो किसके आधार पर देखने को मिलते हैं? भारत की भाषाओं की। क्योंकि भाषा देखा जाए, खान पान देखा जाए, पहनावा देखा जाए, तो हमारे भारत में बहुत ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा ना होकर राज्य भाषा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजभाषा और राज्य भाषा, किसी भी राज्य के द्वारा कामकाज को चलाने के लिए राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ऐसी भाषा जिसका हम पूरे भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं,
नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, 28 हमारे भारत में राज्य है और 8 यूटी है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। चलिए मैं 8 गिनवा देता हूं कौन कौन से हैं आपके। तो ये देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है, लेटेस्ट मैप है। तो लेटेस्ट मैप के अनुसार देखा जाए तो पहला हो गया लेह एंड लद्दाख, जिसे लद्दाख कहते हो, ये हमारा यूटी है। कभी राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन अब यूटी। दूसरा हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पूरा राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, अब यूटी रह गया है केवल। 2 गिन लिया आपने। अगला थोड़ा सा नीचे आओगे तो दोस्तों ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप सभी बच्चों को पता है, ये रहा। चंडीगढ़ भी अपने आप में क्या है, यूटी है। क्या है, यूटी। थोड़ा सा नीचे आओगे तो दोस्तों ये है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी, लेकिन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। तो ऊपर ही ऊपर हमने अभी गिन लिए 4 यूटी, बचे कितने, 4। आगे चल देखो दोस्तों, ये है आपका दीव और ये है आपका दमन। तो दमन एंड दीव, ये दोनों के दोनों मिला दिए जाएं तो ये क्या है, 5। किसी समय पर ये दोनों के दोनों अलग हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों के दोनों क्या है, एक यूटी है। तो दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये दोनों के दोनों अलग हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों के दोनों एक यूटी कहलाते हैं। तो ये 5वां यूटी हो गया आपका हमारा। ठीक है, तो 5वां हो गया। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये हो गया 6ठा। कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, लेकिन पूर्ण राज्य ना होकर यूटी है। तो क्या हो गया, 6ठा हमारा यूटी हो गया। 7वां बात करी जाए तो पौंडीचेरी, ये जो तमिलनाडु वाला पौंडीचेरी है, ये क्या है, अपने आप में हमारा यूटी है, 7वां। ठीक है, और 8वां हो गया हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 8वां हमारा यूटी हो गया। तो कुल मिलाकर ये हमारे 8 यूटी है, जो कि मैंने अभी आपको गिनवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 28 राज्य कौन कौन से हैं वो आपको ढूंढने हैं, चेक करने हैं। इन सभी को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो हमारे राज्य बचे वो 28 राज्य कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि भारत के कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो भौतिक विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में जो पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता हमारे भारत में पर्वत भी है, आप सभी बच्चों को पता हमारे भारत में पठार भी है, मैदानी भाग भी है, तट भाग भी है और द्वीप समूह भी है। और उत्तर की बात करी जाए तो बर्फ से ढका हुआ हिमालय का क्या है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल क्या है, पर्वत का क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो भौतिक विस्तार की बात करी जाए, आकृति की बात करी जाए तो भारत में ऐसा कोई भी चीज नहीं है ना जो ना देखने को मिले। दलदली इलाका भी है, कीचड़ वाला इलाका भी है, बरसाती इलाका भी है, ठंडा इलाका भी है, गर्म भी इलाका भी है, पठार भी है, पर्वती भी है, मैदान भी है, मतलब सब कुछ देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट भारत के अंतर्गत। ठीक है, अब बस हमें यही समझना है। पहले हम उत्तर की ओर से चलते हैं, ऊपर की ओर से, हिमालय की ओर से। देखो दोस्तों, आपने बचपन में हिंदी में जरूर पढ़ा होगा हिम प्लस आल्य, पढ़ा है ना आप सभी बच्चों ने। हिम प्लस क्या होता है, आल्य, हिमालय। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ाने नहीं आया हूं, बस मैं आपको इतना समझाने आया हूं कि हिम प्लस आल्य का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है बर्फ का घर। क्या मतलब होता है उसका, बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ और आला मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई चीज रखी जा सके। आला होता है ना, घर में देखा होगा छोटा सा आला बनाया होता है, तो उसी को हम कहते हैं घर। ठीक है, तो यही कहलाया बर्फ का घर। तो अगली बार पूछा जाएगा कि हिम प्लस आल्य का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा इलाका, एक ऐसा घर जिसको बर्फ का घर होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं हिम प्लस आल्य, जो कि देखा जाए कहां पर स्थित है, तो हमारा ऊपर वाला भाग, ये जो पूरा का पूरा रेंज है, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा रेंज कहलाता है, ये पूरा का पूरा रेंज हिमालय कहलाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाले भाग को कहते हैं, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए सभी के सभी बच्चे समझते हुए चलिएगा अच्छी तरीके से कि हिमालय पर्वत के जो है वो मुख्यतः 3 समांतर क्या है, आपकी श्रृंखलाओं में वो बटा हुआ है। अभी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, जब मैं आपको समझा रहा था, जब मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आपको एक चीज बनाकर दिखाई थी। क्या बनाकर दिखाया था, वो ये बनाकर दिखाया था। एक आपका यू रेंज होते हैं, एक यू हो गया और एक ये हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे 3 रेंजों में हिमालय जो है वो बटा हुआ है। कितने में, 3 भागों में बटा हुआ है, और इन्हीं तीनों भाग को हमें समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे उत्तर में स्थित है, यानी कि ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग। तो सबसे ऊपर में जो उत्तर में स्थित है ना, इस श्रृंखला को कहा जाता है विथ हिमालय या फिर हिमाद्री।
ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों का नाम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तरी वाले भाग जिसे हम वृत्त हिमालय कहते हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री। ध्यान रखिएगा, इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है? वृत्त हिमालय और या फिर हिमाद्री। सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी श्रृंखला में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, सबसे नॉर्थ वाला भाग है, सबसे उत्तरी वाला भाग है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर है ना, वो सारे के सारे जो शिखर होते हैं वो इसी वाले रेंज में देखने को मिलते हैं, इसी वाले श्रृंखला में देखने को मिलते हैं, जिसे वृत्त हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो ये वाला, ये जो बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? तो बीच वाला भाग है, तो उसी हिसाब से नाम जाना जाता है इसको मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। जो कि कौन सा भाग हो जाएगा ये? तो हिमाद्री यानी कि वृत्त हिमालय का दक्षिणी वाला भाग, क्योंकि ये इसके नीचे है, तो नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी वाला भाग कहलाएगा। तो वृत्त हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है। ठीक है, और जितनी भी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं, जितनी भी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं, वो सारे के सारे स्थान जो है वो इसी मध्य वाले हिमालय में स्थित है। ठीक है, जितनी भी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी इसी पर्वत के अंतर्गत स्थित है। और सबसे आखिरी वाले को कहते हैं शिवालिक। क्या है? कहा जाएगा आपसे कि सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय की जो श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि इस वाले को, सबसे एंड वाले को, तो इसको कहा जाता है दोस्तों शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचे वाले पहाड़ को क्या कहते हैं? उत्तरी वाले भाग को तो वृत्त हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, बीच वाले भाग को मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहते हैं, और आखिरी वाले दक्षिण वाले भाग को कहते हैं क्या? शिवालिक। सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियां कहां पर है? तो वो दोस्तों मध्य हिमालय में। ऊंचे ऊंचे शिखर कहां पर है? तो वो वृत्त हिमालय में। ठीक है, और सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक। शिवालिक जो है कहा जाता है कि जो पर्वत श्रृंखला सबसे नई जो श्रृंखला बनी हुई है वो शिवालिक है। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है? कुछ हिमालय के भौतिक विस्तार है जिसको आपको समझना है, जिसको आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही है इसका नाम, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, सेंट्रल हिमालय या हिमाचल, या फिर शिवालिक, साउथ जो साउथर्न मोस्टर्न रेंज है उसको कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए आगे चलें तो हिमालय के दक्षिण में यानी कि नीचे की ओर देखा जाए। ठीक है, तो दक्षिण का भारत का जो उत्तरी मैदान स्थित है, आपको पता है कौन सा? यूपी बिहार वाला इलाका, ये जो है मैदानी भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? मैदानी भाग कहलाता है। तो दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान जो है समतल तथा सपाट है, और यह मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सहायक नदियां होती हैं उसके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी, जो नई मिट्टी होती है उसके लाने से बनती है। आप सही बच्चों को पता होगा, जब पर्वतों से नदियां बहती हैं तो अपने साथ वो कंकड़, बालू, बारीक रेत वगैरह अपने साथ लेकर आती है। धीरे धीरे जो भारी कण होते हैं वो ऊपर रुकते हुए चलते हैं, और धीरे धीरे नीचे नीचे जो बारीक कण होते हैं वो अपने आप लेता हुआ चलता है। आप सही बच्चों को पता है, कोई भी चीज रुकेगी तो जो बड़ी होगी, भारी होगी, वो पहले रुक जाएगी, और जो पतली होगी, छोटी होगी, वो बहती हुई चली जाएगी पानी के साथ। तो जो मट्टी होते हैं, कण होते हैं, रेत होता है, वो बहाकर वो नीचे की ओर ले जाता है और एक समतल इलाका बनाता है, जो कि आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ये लेकर आती है। और ये भाग जो कहलाता है वो बहुत ही उपजाऊ भाग कहलाता है। क्यों? क्योंकि हर साल ये अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, और नई मिट्टी अपने आप में ही फर्टाइल होती है। ठीक है, तो सबसे उपजाऊ वाला भाग कहलाता है यहाँ। ठीक है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नदियों के ये मैदान जो है वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अपने साथ ये बारीक कण लेकर आते हैं तो जमीन बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ होगी तो किसानी यहाँ पर ज्यादा होगी, और किसानी यानी कि जो हमारा भारत देश देखा जाए तो अधिकतर किसान यहाँ पर रहा करते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से इस मैदानी वाले भाग, एक तो समतल भाग है, रहने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, और खेती करने के लिए जमीन भी अच्छी मिल जाती है, तो इस वाले भाग में ज्यादातर वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए? आगे चलते हैं। आगे चलें तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, आप सही बच्चों को पता है क्या है? चाइना तिब्बत से होकर बहकर निकलते हैं, सांगपो आगे जाकर हमारे भारत में आकर अरुणाचल प्रदेश से अंदर आसाम में आते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है।
फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और गंगा जो कि ऊपर गंगोत्री से निकलती हुई यूपी बिहार से होती हुई कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। तो दोनों की नदियां आगे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि कहां है, वो आपका कैलकाटा के आसपास यानी पश्चिम बंगाल वगैरह के आसपास देखने को मिलते हैं, और उसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन डेल्टा जो का निर्माण जो है वो किन नदियों के द्वारा किया जाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। और ये डेल्टा जो है आकृति के अनुसार देखा जाए तो त्रिभुजा अनुकार है। कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार है। पूछा जाएगा तो ट्रायंगुलर शेप के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अगर आप वहां पर देखोगे तो हल्का सा आपको ट्रायंगुलर शेप भी देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या बनाता है, तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। किन नदियों के द्वारा, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ठीक है, आगे जाकर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यही नदियां प्रमुख। ठीक, समझ गए सभी बच्चे, आगे चलते हैं। आगे चलें तो भारत के, क्या बोला, भारत के पश्चिमी भाग भारतीय मरुस्थल, आप सभी बच्चों को पता है कौन सा, बहुत बड़ा है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, भारत का पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल जो है वो स्थित है। यह सूक्ष्म, गर्म और रेतीला स्थल, कैसा है, सूक्ष्म, गर्म और रेतीला स्थान है, स्थल है ये पूरा का पूरा। और यहाँ जो वनस्पति है उसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम है, और जो भी वनस्पति है वो कटीली है। कैसी है, कटीली, कांटेदार होती है। ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं वो अधिकतर गर्म सूक्ष्म क्षेत्र में ही क्या होती है, पनप सकती है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा भारत का पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग हो गया। वहीं पर ही उत्तर और मैदानों के दक्षिण में बात करी जाए तो प्रदीपीय पठार है। क्या है, देखो ये है आपका उत्तरी मैदान, इसके दक्षिण में यानी कि ये वाला जो भाग हो गया नीचे वाला, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये प्रदीपीय पठार यहां पर स्थित है। पठार होता क्या है, तो एक ऐसा ऊंचा स्थल जो चोटी ना बनाकर एक समतल स्थल बनाता हो। क्या बनाता हो, एक समतल स्थल बनाता हो, उसको हम पठार कहते हैं। तो ये जो भाग है ऊंचा है लेकिन बिल्कुल सपाट है ऊपर जाकर, इसलिए जैसे कि देखो ये तो हो गया पर्वत और ये एक हो गया ऐसा, तो ये क्या हो गया, पठार हो, इसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी मैदानी के दक्षिण में प्रदीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति जो है वो कैसी है, तो ये भी त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी का जो धरातल होता है वो काफी ऊंचा नीचा है, और इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित, जैसे कि विंध्याचल हो गया, या फिर आप इसी प्रकार के देखोगे सतपुड़ा वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे यहीं पर ही देखने को मिलती है घाटियां। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो इसके उत्तरी पश्चिम में, किसके उत्तरी पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम की बात करी जाए तो इस तरफ, उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, इस तरफ देखने को मिल गया आपको। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिम की बात करी जाए तो अरावली श्रृंखला, आप सही बच्चों को पता होगा, अरावली श्रृंखला जो है इसी के ऊपर हमारे भारत की राजधानी बसी हुई है, दिल्ली। ठीक है ना, गुरुमुखी शिखर जो होता है इसका सबसे ऊंचा वाला भाग कहलाता है। तो ये पूरी की पूरी अरावली रेंज कहलाती है, ये वाली मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या है, अरावली श्रृंखला है। तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसी पठारों के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरुमुखी शिखर है। तो अभी मैं आपको उस चीज के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पर्वत पठार पढ़ते हो आप ज्योग्राफी में, तब आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में पता चलता है। ठीक है, आगे चलें तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी जो नदी होती है वो बहती है, और आगे जाकर पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आप सही बच्चों को पता होगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और तापी जो नदी है ये दोनों के दोनों पश्चिम की ओर बहकर कहां मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट जैसे सहेंद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में पठार देखा जाए तो ये रहा पठार। ठीक है, पठार वाला भाग। इसके बात करी जाए पश्चिमी में तो ये वाला भाग, ये वाला,
ये क्या है हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। क्या है? पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। इसे ही सह्याद्री कहा जाता है, या फिर इसके पूर्व में ये वाला, तो इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? पूर्वी घाट कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। इस पठार के पश्चिम में देखें तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहा जाता है, और पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी घाट स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और यही इन्हीं घाटों में कुछ प्रवाल यानी कोरल देखने को मिलते हैं। अब ये कोरल क्या होते हैं? तो दोस्तों एक तरीके के मानिएगा समुद्री छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कि क्या कर जाते हैं? अपने कंकाल, ध्यान रखिएगा, कंकाल छोड़ जाते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। जब ये जीवित पॉलिप मरते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिप जब मरते हैं, कंकाल अपने छोड़ जाते हैं, इन्हीं कंकालों के ऊपर दूसरे नए जो पॉलिप होते हैं यानी कि कोरल होते हैं, वो इसके ऊपर पनप जाते हैं। जैसे कि आप, एक कोरल मरा, उसने अपना कंकाल छोड़ दिया, इसी के ऊपर दूसरा उग गया, जब वो मरेगा तो इसी के ऊपर तीसरा, जब वो मर जाएगा तो इसी के ऊपर चौथा। ऐसे कर कर ये उगते रहते हैं। ठीक है, ऐसे कर कर ये जीवित होते रहते हैं, और इसी तरीके से पूरे के पूरे द्वीप का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरे के पूरे द्वीप का निर्माण कर देते हैं, और इसी प्रकार के द्वीप को कहा जाता है कोरल द्वीप या फिर प्रवाल द्वीप का निर्माण। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रवाल होते हैं यानी कि जो छोटे समुद्री जंतु होते हैं, वो जब जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रवाल यानी कोरल कहते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं, जब वो कंकाल हो जाते हैं, उन्हें पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं जीवित पॉलिप के ऊपर, मरे हुए कंकालों के ऊपर दूसरा जब पनपता है, वो धीरे धीरे वृद्धि करने लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोरल या फिर पॉलिप इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक, पूछ लिया जाएगा ना आपसे, हल्का सा फैक्ट है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोरल द्वीप क्या देखने को होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करी जाए पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, नर्मदा तापी जो नदी हो गई, ये तो आपका पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। वहीं पर ही बंगाल खाड़ी की तरफ भी तो कुछ नदियां होती है जो मिलती होंगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी की सारी जो है वो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जैसे कि ये देखो, महानदी यहां से भाई मिल गई, गोदावरी नदी यहां मिल गई, कृष्णा नदी यहां भाई यहां मिल गई, कावेरी नदी यहां भाई यहां मिल गई। तो ये क्या है? बंगाली खाड़ी है। तो ये सारी की सारी बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है। तो पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से वह नदियां कौन सी हैं जो कि बहकर पश्चिमी की ओर अरब सागर में मिलती हैं? तो नर्मदा तापी नदी है, और पूर्व की ओर बात करी जाए तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां जो है बहकर बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व की ओर जाकर गिरती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा हमारा भारत कैसा देखने को मिलता है और किस प्रकार का भौगोलिक विस्तार है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं यहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो 8 यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कई बार ऑप्शन में 8 नहीं होता है, 9 होता है, तो हम 9 टिक कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उसने क्वेश्चन ओल्ड के हिसाब से पूछा था, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बने थे आपके एग्जाम में, उसमें एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, 8 था ही नहीं 9 था, तो आप 9 पर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 8 यूटी है हमारे भारत में। आगे चलते हैं। आगे बात करी जाए तो हिमाचल के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे जो दक्षिणी वाला भाग है, मैंने अभी आपको बोला था, ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो होगा दक्षिणी भाग कहलाएगा, और सबसे दक्षिणी वाला भाग जो कहलाता है वो शिवालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो नवीनतम बना हुआ था, शिवालिक कहता है। तो ऑप्शन नंबर साउथर्न मोस्ट जो पार्ट होता है उसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, पहला हिमाद्री या वृत्त हिमालय, फिर मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल, और सबसे नीचे शिवालिक यानी कि सबसे दक्षिणी वाला। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बोला था या तो पश्चिमी घाट होगा या सह्याद्री होगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते। आगे बोल रखा है पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो मैंने अभी आपको बोला था पाक के नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं है ये हमारा भारत और श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट एंड बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना एनसीईआरटी
एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 6 और 7 का नेक्स्ट चैप्टर सेकंड बोल सकते हो, क्लास सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार की सीरीज जो है वो यूं ही चलती रहेगी, क्लास 6 एंड 7 की चैप्टर नंबर 3 की ओर, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।